नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरी बात। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं राजनीतिक जगत की शख्सियतों से। आज एक ऐसी हस्ती जिसे पठानकोट की राजनीति का वट वृक्ष कहा जाता है और जिसकी छांव में कई सारे राजनेताओं ने, कई सारे लीडर्स, कई सारे कार्यकर्ताओं ने राजनीति के दांव पेच सीखे। तो आज ये जर्नी कहाँ तक पहुँची है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर मोहनलाल। एक बड़ा नाम है, आप बहुत बहुत स्वागत है, आज आप स्टूडियो में आए हैं। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद किया, आपने बुलाया मुझे, ये मेरा सौभाग्य है जी। मास्टर मोहनलाल खुद को कैसे डिफाइन करेंगे? अभी तक की जो आपकी जर्नी है, आप कहाँ देखते हैं कि जो आपने सोचा था कभी वो पहुँच पाए हैं आप? बात ये है, अभी मुझे बहुत कुछ करना था। जिंदगी की अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी थी। जो मेरी प्लानिंग थी बहुत आगे की थी जी। और मुझे ये इल्म नहीं था, राजनीति के 50 साल बीत जाने पर भी मैं ये नहीं समझ सका जो मेरे साथ चल रहे हैं मुझे गिरा देंगे। इस बात का मैंने कभी इल्म जहन में लाया नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर जी ये दर्द जो छलकता रहता है आपका, हर इंटरव्यू में आप बात करते हैं, अपनों ने ही आपको दरकिनार किया और खुलकर आप बोलते हैं, ये हिम्मत कहाँ से जुटा पाते हैं आप? क्योंकि कई बार हम अपनों को गलत कह नहीं पाते हैं। नहीं, मैं अपनों को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ क्योंकि मैंने उनको पाला, मैंने उनकी परवरिश की, मैंने आईने के सामने उनको खड़ा करके उनको कहा है इस एंगल से बोलो, उस एंगल से बोलो, ये ना बोलो जी। ऐसे खड़े हो जाओ, ऑफिसर से ऐसे बात करनी है। और अगर स्टेज के ऊपर आए हो तो अगर तुमने इस प्रकार की इधर उधर की बात की, मेरी बात नहीं मानी तो पिटाई करूंगा। मतलब कि राजनीति में भी आप मास्टर टीचर जो रोल है वो निभाते थे? बहुत संभाल। आज जो तथाकथित लीडर हैं वो मेरे हाथों के तराशे हुए हैं, मेरे द्वारा विनिर्मित हैं, मेरे द्वारा निर्मित हैं। और मैं ये समझता नहीं था कि जिनको मैंने बनाया वो मुझे गिरा करके आगे निकल जाएंगे, ये नहीं कभी सोचा था। अगर आप शिल्पकार हैं राजनेताओं के, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको बनाने में, उनमें वो संस्कार सींचने में कहीं आपसे कोई गलती हो गई, कोई कमी कोई रह गई है? मैंने जिंदगी में कोई कमी, कोई कुसंस्कार उनको दिया ही नहीं। मैंने उनको कहा कि राजनीति करनी है खुले दिल से करनी है जी। बेईमानी से राजनीति नहीं करनी है। राजनीति में स्टेट रखो कि समाज हमारा जो है वो एक देवतुल्य समाज है, उसकी हमको पूजा करनी है, उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। पठानकोट शहर जो है, आप निशा जी कभी सोच नहीं सकती कि ये पठानकोट जो मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि, मेरी मातृभूमि, मेरा सब कुछ रहा जी। इस पठानकोट शहर में मैंने अपनी ज़िंदगी एक कुली के नाते शुरू की। कुली के नाते जलंधर अड्डे पे ट्रंक उठा करके बसों पे चढ़ाता था, रेडी लगाई, रक्षा चलाया और तरह तरह के हमने बहुत काम किए पठानकोट के अंदर रोज़ी रोटी के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुफलिसी, जो गुर्बत मैंने देखी, मेरा ख्याल है पठानकोट के किसी व्यक्ति ने देखी नहीं होगी जो मैंने देखी। लेकिन मौके आपको जिंदगी ने खूब दिए, जैसे मौके कैबिनेट मिनिस्टर आप रहे हैं और विधायक आप रहे। ये तो पठानकोट के लोगों की मेहरबानी है। पठानकोट के लोगों ने मुझे वो दिया जिसकी मेरे अंदर औकात नहीं थी, इसीलिए मैं आज भागता फिरता हूँ। अगर मेरे पास कोई पार्टी की जिम्मेवारी भी नहीं है तो आप निशा जी सच मानेगी कि मैं पठानकोट के लोगों का कर्ज उतार रहा हूँ। अगर मैं किसी के दुख में शरीक होता हूँ, मैं सोचता हूँ यार इस आदमी ने मुझे रेडी से उठा करके मिनिस्टर बना दिया, आसमान की बुलंदियों तक उठा दिया, यानी प्रकाश सिंह बादल के बाद मैं ही था। तो पठानकोट के लोगों का मैं ऋण उतार रहा हूँ। अन्यथा जिनको मेरे साथ टिकट नहीं मिली 2011 में, उनका हशर देखिए, 6 महीने के अंदर संसार से कूच कर गए वो। रामलाल गया, सतपाल गया, वो क्या नाम,
ये जो लड़की थी रूप रानी वो चली गई, वो इधर हमारा वेदी था हमारा, वो 6 महीने के अंदर ही टिकट नहीं मिली तो वो चलते बने। मैंने कहा नहीं, जिंदगी का रास्ता दूसरा है। इस पठानकोट ने हमें जो दिया है उसके लिए निरंतर जूझते रहो, निरंतर लड़ते रहो, निरंतर भागते रहो, इनके सुख और दुख में हमेशा अपने आप को गर्क करते रहो। ये जिंदगी है और इसलिए मैं भागता हूँ, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। पठानकोट के लोगों ने आपको बहुत कुछ दिया, आप जैसे आपने कहा पठानकोट ने आपको बहुत दिया। आप बताएं कि ये जो ओहदे आपको मिले उसमें रहते हुए आपने पठानकोट को कितना कुछ दिया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जनरेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद हमारी जनरेशन को उतना ज्ञान नहीं है। लाख कोई मेरे सिवा दावे करे कि मैंने पठानकोट को कारपोरेशन बनाया, वो गलत डिंडोरा पीट रहा है, राजनीतिक अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहा है जी। कारपोरेशन पठानकोट को मैंने बनाया, जिला मैंने बनाया। मुझे वो 10/4 तारीख की भी याद है जब बादल साहब की कैबिनेट में बैठ करके ये सारे दोनों मुद्दे मैंने उठाए और इनको जिला और कारपोरेशन पठानकोट को बनाया जी। 2 प्रोजेक्ट मेरे जो पठानकोट के रह गए उसका मुझे इतना अफसोस है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे दिल में था कि यहाँ डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ एक छोटा सा डैम बने, रिजर्वायर बन जाए जी। और ये चक्की का पुल जो है यहाँ से बस जाती है, वहाँ से लेकर के ममून तक चक्की के किनारे किनारे एक सैरगाह सड़क बन जाए, उसके दोनों तरफ बैठने के लिए बेंच हो और बीच में से सुबह शाम लोग सैर करें। ये मेरे प्रोजेक्ट थे 2 और इनको मैं सिरे नहीं चढ़ा सका, इसका मुझे अफसोस, पठानकोट के लोगों से भी माफ़ी मांग ली। मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट ये था कि ये जो ढाकी से लेकर के खानपुर तक के चौक का ये ओवर ब्रिज बन जाए जी। तो पठानकोट के लोगों की समस्या हल हो जाए। तीसरा प्रोजेक्ट ये था कि ये जोगिंदर नगर का जो रेलवे स्टेशन नैरो गेज का है, अगर ममून में शिफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं ममता बनर्जी से मिला, लालू प्रसाद जो थे मिनिस्टर थे रेलवे के, उनसे मिला कि खुदा के लिए पठानकोट को ट्रैफिक से निजात देने का एक ही तरीका है कि जोगिंदर नगर का ये जो छोटा सा रेलवे स्टेशन है ममून चला जाए, बस ठीक हो जाए। प्रपोजल मानी भी गई, जंडवाल में स्टेशन भी बना दिया, पर ये पठानकोट का स्टेशन शिफ्ट नहीं हुआ। इसके लिए भी मैंने पठानकोट के लोगों से माफ़ी मांगता हूं। कुछ खास कारण रहे क्यों सिरे नहीं चढ़ पाए? मेरे साथ तो लालू प्रसाद ने भी हाँ करी, मेरे साथ तो ममता बनर्जी ने भी हाँ करी, परंतु उसके बाद पता नहीं आपको लगता है कि ये दावे वायदे जो पॉलिटिक्स का एक उसूल ही बन चुके हैं? नहीं, ये ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन गई, उसका बंगाल की तरफ ध्यान था, लालू प्रसाद अपने पचड़ों में फंस गए और रेलवे विभाग भी उनसे छिन गया। लालू के भी रेनी डेज आ गए, बुरे दिन आ गए, ममता बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, उनका रेलवे से रहा नहीं कोई, इसलिए छूट गए, काम छूट गए। लेकिन मैं कहता हूँ मीरथल से लेकर के मीरथल का पुल जो बनाया 58 करोड़ रुपया लगाया, ये पठानकोट का ये बाहर का जो रास्ता हमने बनाया काट के पुल से लेकर के तरले तरफ का और खानपुर को जोड़ने वाली जो सड़क, इसका नींव पत्थर मैंने रखा, मैंने बनवाया उसको। और आप देख नहीं सकते ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्केट है, एक मार्केट उधर बनाई हमने पठानकोट के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के पास मार्केट बनाई, और ये सोचता था मैं कि ये कम से कम ये 3 व्हीलर की समस्या हल हो जाती। नहीं, मैं इनमें फेल हो गया मैं। लेकिन आप फेलियर मान रहे हैं कैमरा पे, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपके ही अपने शागिर्द और आपको ही क्रेडिट नहीं दिया गया तो निराशा तो होती होगी? नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं, मुझे किसी चीज़ की निराशा नहीं है। अगर मैं निराशा होता तो जो उनको टिकट नहीं बोले वो मर गए तो मैं भी मर जाता। मैंने कहा नहीं मरूंगा, मैं सबको मार करके मरूंगा। तो टिकट दोबारा सोच रहे हैं आप? क्योंकि दावेदारी ये पार्टी को सोचना है, मैं पार्टी के पास मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं जहां बैठा हूं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं जोरों पर हैं कि मास्टर मोहन लाल एमपी की टिकट के लिए जा सकते हैं, दावेदारी अपनी जता सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? मुझ में कमी क्या है? मैं पठानकोट की जनता से पूछता हूँ, सारे तमाम लोगों से सिर झुका करके पूछता हूँ, मेरे अंदर कमी क्या थी? मैं 2011 से राजनीति से बातरफ कर दिया गया, हटा दिया गया, एक तरफ से मुझे अंधकार में युग में धकेल दिया गया। मेरा तो कोई कसूर नहीं था,
जी। या मुझे पार्टी कसूर बताती या पठानकोट के लोग मेरा कसूर बताते, कसूर तो मेरा कोई नहीं था। सिर्फ इसलिए कि वो आदमी जो मेरा उत्तराधिकारी बना वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया, तो वो कहता मैंने पठानकोट से इलेक्शन लड़ना है। पार्टी उसको इनकार नहीं कर सकी, उन्होंने को पार्टी की टिकट दे दी उसको। क्या आपको लगता है कि जैसे नेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो ये जो समीकरण है वहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो नेता, बुजुर्ग नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको दरकिनार करके एक नया चेहरा आता है और वो सीट पर। निशा, मैं बेटे तुम्हें बताऊं, जब मैंने राजनीति में 60 के दशक में कदम रखा, ये सारा इलाका गुरदासपुर की क्षेत्र जितने का था सारा कांग्रेस डोमिनेटेड था जी। मैंने जनसंघ में काम शुरू किया तो गांव में मैं दरियां बिछाता था, लाउड स्पीकर भी अपने पास ले जाता था, और जो बैटरी होती थी लाउड स्पीकर वाली वो भी अपने कंधे पे उठा के ले जाता था। मुझे पता है ये मनवाल गांव है, यहाँ मेरी दरी भी उठा करके फेंक दी, मेरा लाउड स्पीकर भी खो के ले गए और मुझे वहाँ जलसा नहीं करते। मैंने कहा मैं यहाँ ही जलसा करूँगा, यहीं करूँगा। आप अपने कई सारे इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि आप दरी वाले कार्यकर्ता हैं। दरी वरी। और फिर मैंने कहाँ से फतेहगढ़ चूड़ियाँ से लेकर के दुनेरा तक पद यात्रा की है। तब मैं सबको एक एक गांव के अंदर एक एक वर्कर खड़ा करता गया। उग्रवाद के दौर में कोई खड़ा होने की नाम नहीं लेता था। मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 11 की 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी एमएलए की, 11 में एमएलए खड़े किए और हार गए जीत गए इसकी बात नहीं है, परंतु उन कार्यकर्ता ने हिम्मत रखी और उग्रवाद के दौर में वो खड़े रहे। कोई 2000 से हार गया, कोई 4000 से हार गया, छोटे छोटे वोटों से हार गए, कोई बात नहीं। परंतु मुझे फख्र है इस बात का कि गुरदासपुर जिले में जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ से लेके धुनेरे तक था, ब्यास और रावी के बीच का जितना हिस्सा कांग्रेस का डोमिनेटेड था, मैंने इसको बीजेपी बना दिया, बीजेपी बना दिया। यहाँ कांग्रेस के वोट मिलते थे 901 गांव में, आज बीजेपी को 900 वोट मिलते हैं। ये मामून मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब मैंने जाना यहाँ शुरू किया 60 के दशक में, हम वहाँ वोट कितने मिलते थे, 92 वोट मिलते थे हमको। और जब हमने जाना शुरू किया, काम किया, मेहनत की और 1000 से जीतना शुरू कर दिया। ये सैली कुलियाँ का इलाका था। हमने 1977 में 92 प्लाट दिए हैं, अपने हाथ से मैं दे के आया और वोट मिले 40। मैंने कहा अभी इसी जगह पर काम करूँगा और आज सैली कुलिया में हम 1000 वोटों से जीतते हैं। ये दौलतपुर का, ये ढाकी का सारा कांग्रेस डोमिनेटेड एरिया था। मैंने एक एक घर में, आपकी जानकारी के लिए निशा बता दूं, पठानकोट के 1 लाख लोगों के नाम मैं खुद जानता हूँ, एक एक गांव को जानता हूँ, एक एक व्यक्ति के नाम को जानता हूँ। और मैंने अपने पैरों से चल करके ये बीजेपी खड़ी की है। आज चाहे कोई 30 मारखा बने, वो कहे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उस ईश्वर से डर करके कहता हूँ बीजेपी को नाम देने वाला एक शख्स था जिसका नाम था मास्टर मोहनलाल। तो मास्टर जी, ये जो उपलब्धियों का कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड जो है, ये पार्टी को भी तो पता होगा, फिर क्यों वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा, या क्या जानबूझकर अनदेखी जो है वो पार्टी की तरफ से भी? कई बार माँ अपने बच्चों से नाराज हो जाती है। पार्टी तो नाराज है आपसे? पार्टी हमसे नाराज है, खासा नाराज है। तो माँ को मनाएंगे कैसे? मैं अब माँ के बहुत तरले कर लिए, पैर रगड़ लिए, माथे रगड़ लिए, नाक रगड़ लिए, सब कुछ कह दिया, जा करके देख लिया। मैंने कहा भाई अगर नहीं मानते तो जाओ जी, माँ जी आपका इलाका। तो माँ से अलग भी हो गए आप? बगावत कर दी थी पिछले इलेक्शंस में? नहीं, अलग नहीं हुआ, रुष्ट हुआ, अलग नहीं हुआ। मैं रूठ गया माँ से कि भाई चलो तुम जो कुछ कहते हो चलो हम तो। फिर अरुण जेटली आते हैं मनाने, और अरुण जेटली 2 बार आया, 2 बार। पिछली बार जब 2012 में इलेक्शन हुआ तो मेरे घर आए। तो मास्टर जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि एक बड़ा ओहदा आपको देने की बात करके गए थे? यकीनन की उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा ओहदा, सर्वोत्तम ओहदा। क्या गवर्नर तक की बात हुई थी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, उनके शब्द हैं, मैं आपको सर्वोच्च नेता बनाऊंगा, आप उठिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अपना इतिहास गंदा मत लिखिए, उठिए आप। तो अब उठ चुके हैं, तो फिर अब मैं जब उससे गया हूँ, उसके पास गया हूँ कि भाई आपने कुछ वादे किए हैं, प्रेस में किए हैं, मेरे साथ नहीं किए, प्रेस के साथ किए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो पासवां रखिए, उसका कुछ ना कुछ तो उसका रखिए। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, शायद वो मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मास्टर मोहनलाल से कब हमको
किनारा कशी होती है। नहीं, लेकिन जितने सेहतमंद आप हैं, आपको आगे भी वैसी ही सेहत भगवान बख्शे, क्योंकि अखाड़े से आप निकलते हैं और उसके साथ आपका एक रिश्ता है, बहुत अटूट रिश्ता। तो क्या यही कारण है कि जब से हम देख रहे हैं आपको, आप वैसे के वैसे ही हैं मास्टर जी? निशा, ये आपकी मेहरबानी है। ये निशा जैसे मेरे बच्चे हैं जो मेरी कदर करते हैं, और ये अखाड़ा है ना मेरा, इसने मुझे बचा करके रखा है शाहपुर कंडी में। मैं सुबह जाता हूँ, आंधी हो तूफान हो, इतनी कड़कड़ाते की चिलचिलाती धूप हो और कड़ाके की सर्दी हो, मैंने वहाँ जाना ही जाना है। और 4 लड़के लगेंगे, मेरी मालिश भी करेंगे, मेरे साथ दंड भी मारेंगे, बैठकें भी निकालेंगे, योगा भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे और खड़ाके मार करके हंसेंगे भी। वहाँ का 1 घंटा मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन घंटा 24 घंटों में होता है। और ये उसी भगवान शंकर की मेहरबानी है कि वो सेहतयाफ्ता हैं। पर अब जो पार्टी ने मेरे साथ किया, उससे लगता है कि भाई नहीं, पार्टी की सेहत की अगर बात करें तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, पार्टी की सेहत के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। किस तरह आप देखते हैं, क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं? ये तो अब पार्टी बता सकती है। तो मैं तो पार्टी की किसी दरी पे भी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। मुझे तो पार्टी पूछती भी नहीं है कोई क्या कर रहा है, पॉलिसी की क्या बनाते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अनुभव का जो इस्तेमाल वो कर सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। ये तो पार्टी को सोचना है। ये मैं पार्टी के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। 12 महीने 24 घंटे सतत चलने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरे साथ भाग के देख ले, कोई शक्ति से, कोई दौड़ के चल ले, चल करके देख ले, बोल करके देख ले, ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी करके करने की बात कर ले, पैसे इकट्ठे करने की बात कर ले, किसी फील्ड में कोई भी आदमी मेरे साथ मुकाबला कर ले, चित्त कर दूंगा सबको। मास्टर जी, पिछले जो चुनाव हुए, स्वर्ण सलारिया की जो रैली हुई है, उनमें भी कहा गया कि मास्टर मोहनलाल ने बहुत भूमिका एक इम्पोर्टेंट निभाई है, लेकिन गलती कहाँ हो गई? वो चुनाव हारने की वजह आप बताएंगे? मैं सलारिया साहब मुझे माफ़ करें, हैं मेरे भाई हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का टेम्परामेंट ऐसा है कि वो बाहर के किसी व्यक्ति को अपना नहीं सकते जी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक बड़ी खासियत है उनके टेम्परामेंट में कि वो बाहर के आदमी को अपना नहीं सकते। हाँ, कोई करिश्माई व्यक्ति जैसे विनोद खन्ना आ गया तो आगे कर ले, लेकिन कार्यकर्ता जो है ना, वो बीच में से किसी व्यक्ति को। तो आपको क्या लगता है, इस बार दाव खेलेगी पार्टी स्वर्ण सलारिया पर? पार्टी जवाब दे सकती है, या फिर से कोई अभिनेता वो लेकर आएंगे? कुछ भी कर सकती है पार्टी, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आजकल पार्टी जो है उसका स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग में मेरे जैसे अदना से कार्यकर्ता की कौन परवाह करता है? लाखों कार्यकर्ता मेरे जैसे हैं। मैं आपको बताऊं, जो मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता है, उसने स्वयं 5 पीढ़ियां इस स्वर्णिम युग को लाने के लिए अपनी गर्क कर दी थी पठानकोट के अंदर। मैं अगर उनका नाम लूँ तो आपको हैरान हो जाएंगे आप देख करके। छज्जूराम साहब, भारद्वाज, भीमसेन, जयगोपाल, कृष्णदेव, ऐसे अनेकों अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, गर्क हो गए इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए। आज उनकी तरफ कोई नहीं देखता, तो क्या करें? तो आप कहेंगे कि पार्टी पहले भी बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जिनको अनदेखा कर चुकी है, क्या कीमत कभी चुकाई है पार्टी ने इस चीज की? नहीं, पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टी ने बहुत कुछ नहीं दिया। अरे मेरे जैसा आदमी जो रीढ़ी लाने वाला 2 कौड़ी का आदमी था, पार्टी ने मिनिस्टर बना दिया यार। और पार्टी क्या कर सकती है? अब पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है तो हम क्या करें? बिजली की नंगी तार को हाथ लगा लें? मास्टर जी, कांग्रेस के जो इस वक्त आने वाले चुनावों में शायद उम्मीदवार अगर सुनील जाखड़ होते हैं, तो अभी तक उनका विरोध हो रहा है। उनके अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं वो सुनील जाखड़ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि फायदा बीजेपी को इससे मिल सकता है? बहुत फायदा हो सकता है अगर सही कैंडिडेट का चुनाव पार्टी करके इलेक्शन लड़वाए। पहली बात तो यह है कि वर्कर इकट्ठा होगा, एकजुट। देखिए, लोग बाद में वोट डालने के लिए जाते हैं, पहले पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। बस्ता उठाने के लिए कार्यकर्ता पहले खड़ा होता है जी। अगर पार्टी के कार्यकर्ता की मानसिकता बन गई तो हम जीत गए। और पार्टी के कार्यकर्ता की मानसिकता नहीं बनी, वो सोचेगा कि भी ये सलारिया साहब आए हैं, इसके पल्ले बहुत पैसा है, तो
उसकी तरफ ध्यान रहेगा तो फिर इलेक्शन गया गया गया। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि स्थानीय जो व्यक्ति हो उसको टिकट मिले, तो क्या बीजेपी पे भी ये बात लागू होगी? यहाँ तक कांग्रेस का क्वेश्चन है, वो कांग्रेस के ही अहदेदार या कांग्रेस का संगठन जो है ना इसका जवाब दे सकता है। बीजेपी की यहाँ तक मैं बात कहता हूँ, मैं विनम्र प्रार्थना पार्टी से करता हूँ कि गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक्सपेरिमेंटल प्लेस ना बनाया जाए, प्रयोगशाला न बनाया जाए, सही फैसला पार्टी करे और कार्यकर्ता की आवाज जो है उसको सुने। ये निवेदन मैं पार्टी के चरणों भी करना चाहता हूं। अगर आपको चुनना हो मास्टर जी, तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट आप मानते हैं कि पठानकोट में जो आपके अकॉर्डिंगली आपको छोड़कर काबिल है इस कैंडिडेट? सभी काबिल है, सभी काबिल है। कोई एक नाम अगर आपको लेना हो? मैं नाम तो क्या गिनाने में एक दूसरे के साथ फिर वो धड़ेबंदी हो जाएगी। क्या आपको लगता है वैसे धड़ेबंदी है पठानकोट में बीजेपी की? इतना परिवार बढ़ गया हमारा, इतना बड़ा विस्तृत पार्टी का स्वरूप बन गया, परिवार इतना बड़ा बन गया, तो उसमें कोई इस तरफ कोई उस तरफ, कोई उस तरह की बात, कोई उस तरह की बात, कोई दो आदमी लेकर के उधर बैठेगा। ये पार्टी की विशेषताएं हैं, पार्टी के परिवार के बढ़ने की विशेषताएं हैं। पर जब युद्ध शुरू होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब अश्विनी मेरी पीठ पे लात मार करके टिकट ले गया तो हमने कोई विरोध करना था उनका। जब पोलिंग स्टेशन पे गए तो कमल का निशान बटन था, दबाना पड़ा मुझे भी, मेरी मिसेज को भी, मेरे बच्चों को भी तो दबाना पड़ा। पार्टी के लिए दबाया आपने? पार्टी के लिए ही दबाना होता है, कहाँ जाएंगे। अब हमारे कोई मुंह काला करके गधे पे बिठा करके कहे कि जाओ किसी और पार्टी में, तो नहीं जा सकते ना, हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। जब माँ ही बोल दिया पार्टी को तो माँ ही बोल दिया। अब पार्टी नहीं कहे ना कहे, अब पार्टी का एक कार्यकर्ता होने से मुझे मास्टर मोहनलाल को कौन इनकार करेगा? लेकिन माँ से रूठ सकते हैं आप, लेकिन जा नहीं सकते। मैं अभी दोबारा भी रूठ, ये देख लिया, मैं दावे से आज आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी से सख्त रूठा हुआ व्यक्ति हूँ। कमाल है, 8 साल से घर, जिस आदमी ने पार्टी के लिए इतना कुछ किया हो, पार्टी ने जिसको इतना कुछ दिया हो, उस आदमी को आप चुपचाप 8 साल से घर बिठा दें। यार ये कहाँ की यार बुद्धिमता है? आप कहेंगे हमारा मन करता है, हमारा ये है, हमको कसूर तो बताओ। लेकिन अगर अडवाणी को कसूर तो बताओ बेचारे को जी, है अडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, जसवंत सिन्हा का, ये क्या शत्रुघ्न सिन्हा का, इनको पूछो यार, इनके पास बैठ करके बात करो, इनसे क्या बात है, इनके दुख तो सुनो, क्या बात है। हम जनसंघ में काम करते थे, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट होता था जनसंघ में, ये रूठे हुओं के साथ महीने में एक बार बैठेंगे। अब कोई पुण्य वाला नहीं है, पार्टी को नए नए रिक्रूट मिल रहे हैं तो बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करें भाई, हम तो पार्टी के आगे सिर झुका करके बैठे हैं, क्या करें। दरियाँ उठा करके बिठा देते हैं, जाकर कहाँ जाते हैं तो जब हमारे उत्तराधिकारी का शासन था तो हमें दरी पर भी नहीं बैठने देते थे, नहीं बैठने थे तो कोई बात नहीं, हम खुद ही दरी बिछा करके बैठ जाते थे, नहीं होता था तो अपना शाल लेकर के खुद ही बैठ जाते थे वहीं। तो जमीन से जुड़े हुए नेता की एक जो आप बता रहे हैं दर्द है, अपना दर्द है। लेकिन मास्टर जी, कभी ऐसा हुआ है किसी काम का आपको मलाल हो कि हाँ मैंने ये चीज़ जो है अपने करियर में गलत कर दी, ये मुझे कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया हो अपने मंत्री पद पर रहते हुए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था? देखिए, संघ जिस शाखाओं के अंदर मेरी परवरिश हुई, मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि संघ के जो अधिकारी थे उनका मार्गदर्शन लेने से भूल गया, शायद इसे मेरा अभिमान कहा जाए। मैं अपने मंत्री पद में ही ऐसा मस्त हो गया कि मैं अपना जो पिछोकड़ था संघ का, संघ के अधिकारियों का, उन्हीं को नजरअंदाज कर गया। आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में राजनीति क्या रुख पलटती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।